हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एआई निंजा के इस कोर्स में, जिसकी आज है सेकंड क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। बेसिकली हमने उसके ऊपर एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, है ना। हमने देखा था कि पोस्ट मॉडल और इमेज मॉडल की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। पोस्ट मॉडल की मदद से हमने क्या देखा था कि एआई आपकी बॉडी पोस्चर्स को भी ध्यान से देख सकता है। इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम जो हमने बनाया था, दोनों टीचेबल मशीन्स पे थे। इमेज रिकॉग्निशन वाले में क्या देखा था, अगर आप अपने फेस को कवर करोगे तो ये वो भी डिटेक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट भी डिटेक्ट कर सकता है ना। आज हम लोग बहुत ही कूल चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हम देखेंगे एक चैटबॉट को कैसे बनाया जाए, है ना। तो दो तरीके की चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक चैटबॉट कैसे काम करता है और उसे बनाया कैसे जा सकता है। उसके अलावा जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं तो उसमें आता है जीपीटी, है ना। इस शब्द का क्या मतलब है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आज हम एआई को थोड़ा और गहरे से जानने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जब हम बात करते हैं चैटबॉट की तो आप लोगों के दिमाग में चैट जीपीटी आता होगा, या आपके मोबाइल में जो भी होगा, जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सारी चीजें आते होंगे। तो एक काम करते हैं, एक शुरुआत से अंत तक लिखते हैं कौन कौन से चैटबॉट हमारे लाइफ में एक्चुअली प्रेजेंट है ना। एक तो है चैट जीपीटी, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लियर। हाल ही में जेमिनाई भी आया है गूगल की तरफ से, क्लियर। को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, बिंग है। तो ये कुछ बहुत फेमस चैटबॉट्स के मैंने नाम लिखे हैं। अगर आप देखेंगे तो हर एक चैटबॉट का एक्चुअली में वर्क करने का तरीका सेम है। आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर देता है ना, सिंपल एज दैट। तो टास्क क्या करता है चैटबॉट, टास्क ये करता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर देता है, क्वेश्चन आंसर, क्लियर। बहुत छोटी सी बात है। इसके अलावा हम लोग को दो चीजों को देखने की बहुत अच्छी सी जरूरत है। यहां पे आपके स्क्रीन पे एक और चीज लिखा हुआ है, न्यूरल नेटवर्क। ये बहुत ही कूल चीज है दोस्तों, है ना। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरुआत करते हैं इस चीज की एक बहुत ही ज्यादा कूल एग्जांपल से। हम सब लोग एशियन पेंट्स के बारे में जानते होंगे, एक बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब अपने सेगमेंट में मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी यही है, एशियन पेंट्स, है ना। अब लोग बोलते हैं एशियन पेंट्स फेमस इसलिए हुआ क्योंकि उसने बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट किया। हाँ, वो सच है, उसका एडवर्टीजमेंट अच्छा था। लेकिन एशियन पेंट के फेमस होने का एक दूसरा कारण भी है, इतना ज्यादा सक्सेसफुल होने का। 1970 में, 1970 में एशियन पेंट्स ने 8 करोड़ रुपए देके एक छोटा सा कंप्यूटर खरीदा था। 8 करोड़, क्लियर। कंप्यूटर। अभी बहुत इलॉजिकल चीज लगेगी कि एक कंप्यूटर की इतने ज्यादा रुपए क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव डिवाइसेस होती थी, उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। और जो डेवलपिंग के लिए आपके पास आज की डेट में इंडस्ट्रीज है, तब वो प्रेजेंट भी नहीं थे। तो एक कंप्यूटर की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तब उनके इस डिसीजन पे उनके पार्टनर्स के अलावा जितने भी लोग थे, सबको लगा कि यार ये तो बहुत गलत डिसीजन ले लिया इन लोगों ने, इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। बट उस कंप्यूटर से एशियन पेंट्स ने एक चीज करी, उसने एक चीज करी, उसने अपने सेल्स रिकॉर्ड को एनालाइज करना चालू कर दिया, है ना। सेल्स रिकॉर्ड को एनालाइज करना चालू कर दिया। उसने देखा कौन से रिस्पेक्टिव एरिया में किस टाइप का पेंट ज्यादा बिकता है, कौन कौन से महीने में उसकी सेल ज्यादा हो जाती है, या फिर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके दाम थोड़े बढ़ाए जा सकते हैं बिकॉज दे आर हाई इन डिमांड। तो उसने क्या किया, उसने अपने सेल्स रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना चालू किया और उसने एक फिगर आउट कर लिया, एक स्ट्रेटेजी, है ना। उसने एक स्ट्रेटेजी फिगर आउट कर लिया कि इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे मेरा सेल्स बढ़ेगा। अब ये मैं आपको एग्जांपल क्यों बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास एक चीज आती है डेटा एनालिसिस। मतलब आप मशीन को डेटा ही देते हैं, मशीन उस डेटा का एनालिसिस करती है, देन वो कोई चीज बना पाती है, कोई डिसीजन ले पाती है। तो आप कह सकते हैं एशियन पेंट्स के सक्सेसफुल होने का एक बहुत मेजॉरिटी वाला कारण है डेटा एनालिसिस या एआई की कोर कॉन्सेप्ट्स, सिंपल एज दैट, है ना। अब जब एशियन पेंट्स का हमने जो ले लिया, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा कूल चीज है, मतलब जिसने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया आज वो बहुत बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गया, है ना। उसी तरह जब हम बात करते हैं आज के टाइम के बच्चों के पास क्या है, उनके पास है चैट जीपीटी। प्रोफेशनल्स भी इसको यूज करते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इसके लिए एक और स्टोरी सुनते हैं, आइए।
स्टोरी है, एक छोटा सा बच्चा है मेरे घर में, बहुत छोटा सा, मान लेते हैं ये 6 महीने का है, 6 महीने का से 1 साल के बीच में आप मान लीजिए, है ना, इसकी उम्र 6 महीने से 1 साल के बीच में है। अब क्या होगा, देखिए हम लोग घर के मेंबर्स हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, इसे बोलेंगे कि आप कुछ बोलो, बाबू बोलने की कोशिश करो। तो इसको क्या होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये बच्चा जैसे सीखेगा वो आपको तुरंत बता देगा कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। थोड़ा सुनने में लॉजिकल लग रहा होगा, लेकिन हाँ एक्चुअली में वर्किंग प्रिंसिपल्स ये इसी तरीके के हैं। क्लियर? हाँ, तो देखते हैं कि मम्मी और पापा ये 2 वर्ड है जो उसे बोलना सबसे पहले सिखाया जाता है किसी भी बच्चे को, मम्मी और पापा। आप देखोगे कई कई महीने तक बच्चे के सामने बोलते कि बेटा बोल दो, मम्मी बोल दो, बेटा पापा बोल दो। तो अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, तो हो क्या रहा है, ये दो शब्द इस बच्चे को तकरीबन हजारों बार सुनाई देते हैं, हजारों बार वो इन शब्द को सुनता है, हजारों बार उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है कि मम्मी बोलो, पापा बोलो, है ना। तो यहां क्या होगा, आप बोलेंगे, ये जो प्रोसेस है, ये जो बच्चा है, इसको ये शब्द कितनी बार दिए गए, बहुत बार, बहुत ज्यादा बार। क्यों इतनी बार बताना पड़ा, क्योंकि बच्चे की वोकेबलरी में ये दोनों शब्द नहीं थे, मतलब बच्चा इन दोनों शब्द से अनजान था, है ना। वो मम्मी पापा को एज ए इंडिविजुअल जानता था कि ठीक है ये मेरे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी नहीं जानता उस टाइम, वो तो जानता है कि इनके पास में सर्वाइव कर जाऊंगा। अब बात ये आई, इतनी बार उसको जब मैंने ये चीज बताई, उस बच्चे को ये दोनों शब्द बताए, तो हाँ उसने बोलना सीख लिया। सपोज वो ये शब्द मम्मी बोलना सीख गया, पापा फिर भी नहीं बोलना सीखा। क्लियर? थोड़ा ये एग्जांपल लेते हैं। तो यहां देखेंगे, अगर इस बच्चे को मैं लूं, है ना, ये बच्चा अगर आप देखें तो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि बिल्कुल कोई चीज नहीं जानता, एकदम कोरी कागज की तरह है। इसी तरीके से जब हम किसी मशीन को चलाना या उसको सिखाना चालू करते हैं, वो भी कोरे कागज की तरह होती है, उसकी भी नॉलेज 0 होती है ना, नॉलेज 0 होती है। तो आप क्या करते हैं एज ए इंडिविजुअल, आप उसे डेटा देते हैं। जैसे आपने बच्चे को इतनी बार माँ बाप बोलने के लिए बोला, मम्मी बोलो, पापा बोलो, आपने कई हजारों बार बोला होगा, तब जाके बच्चा बोलता है। उसी तरीके से जब आप एक मशीन को देते हैं कोई भी चीज फिगर आउट करने के लिए, आप बहुत ज्यादा उसको डेटा देते हैं। क्लियर है ना? अब देखो, अब ये चीज हो गई, दोनों चीज क्लियर होती चली गई कि जैसे हम एक बच्चे को बहुत बार कोई शब्द बोलते हैं तब वो जाके वो रिपीट करता है। ऑन द सिमिलर केस, जब हम मशीन को कोई बहुत ज्यादा डेटा देते हैं तब वो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बना लेता है ना। अब एक और बात आती है, बच्चे के पास ब्रेन है, बच्चे के पास ब्रेन है ना। मशीन के पास क्या ब्रेन है? आप बोलेंगे नहीं। तो मशीन कैसे फिगर आउट करता है कि क्या बोलना है? उस नॉलेज बेस से क्या करेगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक ऐसी किताब दे दूं जो कि पीएचडी वाले स्टूडेंट्स की है ना, उनकी किताब मैं आपको आके दे दूं, तो आप क्या बोलोगे कि यार सर आपने दे तो दी, इस पे लिखा भी है, मैं शब्द पढ़ पा रहा हूं, लेकिन मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं, मैं इससे कोई लॉजिकल प्रोसेस डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, मेरा थॉट प्रोसेस लॉजिकल नहीं है। तो बोलोगे आपके लिए वो चीज यूजलेस है, सिंपल एज दैट। ओके, बट इन द अपकमिंग फ्यूचर इट कैन बिकम यूजफुल अगर आप उस लेवल का पढ़ाई करें। ऑन द सिमिलर केस क्या होता है, जब आप उस चीज को ये डिफाइन करते इट इज यूजफुल और नॉट यूजफुल, आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जब मैं किसी मशीन को बहुत ज्यादा नॉलेज दे देता हूं या डाटा दे देता हूं और मशीन फिगर आउट करने की कोशिश करती है किसी तरीके का प्रिडिक्शन या किसी क्वेश्चन का आंसर, तो वहां एक चीज की कमी उसको पड़ती है, ब्रेन की। तो इस कमी को पूरा करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया जाता है। ओके, न्यूरल नेटवर्क्स। अब जब न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं बच्चों, तो न्यूरल नेटवर्क्स में पहला शब्द आ जाता है न्यूरल। न्यूरल शब्द एक तरीके से न्यूरॉन से लिंक्ड है। आपके शरीर में न्यूरॉन होता है। अब बोलोगे सर ये तो है, लेकिन कहां यूज होता है? अब देखो, हम सब ने कभी ना कभी गलती से किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ रख दिया होगा, चाहे वो प्रेस हो या हो सकता है हमने गलती से तवे को छू दिया हो या गर्म बर्तन को छू दिया हो, तो हमारा रिफ्लेक्स क्या होता है? ऐसे, है ना। तो जब हमने कोई चीज को टच किया जो कि हमारे लिए उतना सेफ नहीं था, वैसे ही हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, है ना, रिस्पॉन्स किया। अब ये रिस्पॉन्स, ये प्रोसेस कि हम डेंजर में हैं और इसका रिस्पॉन्स, है ना, ये किससे ट्रेवल करता है? आपके न्यूरॉन से ट्रेवल करता है ना। तो न्यूरॉन ही आपको ये बताते हैं कि ठीक है, समथिंग इज गोइंग टू बी रियली रियली पेनफुल और इट इज गोइंग टू बी ओके। क्लियर? अब जैसे कोई चीज है, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, गर्मी का टाइम है, आपने गाड़ी की सीट अपने बाहर खड़ी कर दी, बाइक खड़ी कर दी, आप उस पर हाथ रख सकते हैं,
थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन स्टिल यू कैन प्लेस योर हैंड ओवर इट। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी बहुत ज्यादा गर्म तवे पे हाथ रखेंगे, योर बॉडी विल नॉट अलाउ इट, आपका रिफ्लेक्स होगा झटके से हाथ हटा लेना। बट ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, आपके न्यूरॉन ने एक्चुअली देखा, न्यूरॉन ने ये देखा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी हियर, इसकी क्या संभावना है कि इस पे मैं हाथ रखूंगा तो जल जाऊंगा, है ना। जैसे उसने गेस किया गया ठीक है गाड़ी की सीट है हल्की गर्म है, आई कैन टॉलरेट इट, आप रख सकते हो। ऑन द अदर हैंड जब न्यूरॉन ने ये गेस किया कि ये बहुत ही ज्यादा हाई टेंपरेचर वाली चीज पे अब हाथ रखने जा रहा है, अगेन एक्शन, टेक इट बैक, ओके, हाथ पीछे ले जाओ या झटक दो, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपके शरीर में ब्रेन्स में प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट योर बॉडी न्यूरॉन्स आर देयर, बहुत मेजोरिटी न्यूरॉन्स का सर्किट आपके ब्रेन्स में होता है, जिसे न्यूरल पाथवेज कहते हैं, है ना। वही जब मैं किसी कंप्यूटर के लिए बनाने की कोशिश करता हूं उसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। आप अपने दिमाग में सुनेंगे, मतलब जो मेडिकल में जाएंगे बच्चे वो सुनेंगे न्यूरल, वन सेकेंड, न्यूरल पाथवेज। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब आपका दिमाग ऐसे रास्ते बनाता है जिससे इंफॉर्मेशन आ जा सके और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो डिसीजन लेता है। क्लियर। अब एक बात तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि सर हमें ये समझ आ गया जो आपने बोला, है ना, कि न्यूरल नेटवर्क क्या है, बच्चा कैसे सीखता है, इस सबको अब हम थोड़ा सा कंसाइज वे में देखने की कोशिश करेंगे, है ना। दो चीजें लिखूंगा मैं, एक ह्यूमन वाले एस्पेक्ट में लिखूंगा और एक मशीन वाले एस्पेक्ट में लिखूंगा, है ना। ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस किसी भी छोटे बच्चे का एग्जांपल लीजिए, क्योंकि वहां आपको जो एक छोटा बच्चा रहता है वो कोरे कागज की तरह रहता है, उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। तो क्या करते हैं, वी फीड इंफॉर्मेशन। क्लियर। कैसे इंफॉर्मेशन आप फीड करते हैं छोटे बच्चे को, कैसे बताते हैं, या तो आप उसको कोई चीज दिखाएंगे विजुअली, या आप मुंह से बोलेंगे वर्बली, विजुअली और वर्बली, है ना। जब आप उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन फीड कर देंगे तो वो थोड़ा तो आप कह सकते हैं डिसीजन लेने लगता ही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मम्मी पापा वाला लिया था। अब देखो जब मम्मी खिलाएगी बच्चे को तो बोलेगी बेटा मम्मी बोलो, पापा खिलाएंगे तो पापा बोलो। अब देखो क्या होता है, जनरली हमारे फादर्स लोग ड्यूटी पे चले जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो छोटा बच्चा रहता है वो अपने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करता है। इसलिए बहुत ज्यादा बार ये होता है कि बच्चा जो पहला शब्द बोलेगा वो मम्मी ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे देखूं कितनी क्वांटिटी में उसे मैंने ये शब्द पापा फीड किया, सपोज 1 महीने के अंदर उसने ये शब्द 10,000 बार सुना, 10,000 बार सुना। उसी के दौरान अगर मैं देखूं ये शब्द मम्मी उसने कितनी बार सुना होगा, ये भी देखते हैं। तो मम्मी क्योंकि लगातार उसके पास रहती है, ये 10,000 प्लस ही होगा। ये कुछ भी नंबर हो सकता है, ये 20,000 हो सकता है, लेकिन बात ये 10,000 से ज्यादा ही होगा। तो जो डेटा वो ज्यादा कंज्यूम करेगा उसका पाथवे उस डेटा के लिए ज्यादा वर्क करेगा, है ना। तो अगली बार जब वो मम्मी को देखेगा, जब वो शब्द बोलना सीख गया तो तुरंत बोलेगा मम्मा, है ना। तो क्या हो गया, रिजल्ट आपको मिला फीड कराने के बाद। क्या रिजल्ट मिला आपका, वो छोटा इंडिविजुअल, वो छोटा सा बच्चा आइडेंटिफिकेशन करना सीख गया, आइडेंटिफिकेशन। ओके, क्लियर, ये चीज हो गई। ओके, अब दूसरी तरफ हम इसी सेम एग्जांपल में मशीन को देखेंगे। मशीन के लिए मैं एक यहां पेज ले लेता हूं, देखिए। हाँ, ये मशीन है, ये सपोज एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, इसको आपने बहुत लार्ज क्वांटिटी में डाटा फीड कराना चालू कर दिया। आपने इसे क्या दिया, डाटा दिया। क्लियर। ये डाटा की क्वांटिटी हमेशा लार्ज होगी, बहुत लार्ज क्वांटिटी में आपको डाटा देना पड़ता है। क्लियर। अब आपको दिखता है लार्ज क्वांटिटी डाटा देने के बाद यहां पे रिजल्ट, यहां पे रिजल्ट। तो ये जो बीच वाला प्रोसेस होता है ना, ये जो एरिया है, यहां पे हम कोडिंग और एल्गोरिदम की मदद से एक लॉजिक बनाते हैं, एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, है ना। अब न्यूरल नेटवर्क का आप जब भी कहीं इमेज देखेंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इमेज देखने को मिलता है। ये नोट्स होते हैं,
एक तरीके से इनको नोड मान लीजिए। हर एक जो आपका यहाँ पे कलर एरिया है ये आप अपने मान लीजिए दिमाग का न्यूरॉन है, एक वो है। तो यहाँ क्या देखेंगे, अब देखेंगे इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे लेयर वाइज बटा हुआ है, किसी लेयर में 1 है, किसी लेयर में 2 है, किसी लेयर में 3 है, किसी लेयर में 4 है ना। तो ये लेयर वाइज बटा हुआ है। तो ये जो पूरा डिजाइन होता है ना, जहां पे आप इंसान के न्यूरॉन की कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम्स, इसी को हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। अब बात ये आती है कि सर आपने ये तो बता दिया है, लेकिन ये काम कैसे करता है, थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें। देखिए न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है। न्यूरल नेटवर्क काम करता है प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पे। प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी जिन लोगों को नहीं पता मैं ऐसे बताता हूं, संभावना, हिंदी में उसे कहते हैं संभावना। इसकी क्या संभावना है कि आज बारिश होगी, है ना, हमें बोलते हैं इसकी क्या संभावना है कि आपके 80% से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पेपर में जो आपने दिया। इसकी क्या संभावना है कि आज आप आलू पराठे खाएंगे। तो ये जो मैंने तीनों चीज बोली, ये तीनों चीज ऐसे ही हो सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सिक्का उछालूं, इसकी क्या संभावना है कि मेरा जो कॉइन लैंड करेगा वो हेड्स पे करेगा। आप बोलेंगे सर 50% चांस है ना कि वो हेड्स पे लैंड करेगा, 50% ये भी तो चांस है कि वो टेल पे लैंड करेगा। तो यहां संभावना या प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब किसी चीज के होने की क्या संभावना है या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे वो करता है। सपोज आपने इसको डाटा दिया, आपने एक ऐसा मशीन बनाया जो सिर्फ हेलो बोलना जानता है, ठीक है। अब हेलो भी बहुत तरीके से बोले जा सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले लो, आप टेक्स्ट में लिखते हो, कई लोग तो ऐसे चैट में लिख देते हैं हेलो, है ना, कई लोग ऐसे लिखते हैं, क्लियर। कई लोगों से गलती हो गई, ऐसे लिख दिया। तो एक छोटा सा वर्ड हेलो को भी आप कई तरीके से लिख सकते हैं। अभी कंप्यूटर को फिगर आउट करना कि ठीक है बंदे ने भले ही सब मिस्टेक कर दी हो, बट ही और शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू से हेलो, है ना। तो इसके लिए वो क्या करेगा, इसके लिए अपने न्यूरॉन्स का यूज करेगा और उसे वेट करेगा। न्यूरॉन्स को बोलेगा कि ठीक है इस शब्द को देखो, और क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है न्यूरॉन्स कि ये शब्द हमारे रिजल्ट की तरफ जा सकता है, मतलब ये शब्द एक्चुअली में हेलो से रेजोनेट करता है। अगर उसको संभावना लगी हाँ 30-40% है, अगले लेयर में चला जाएगा, ठीक है, वो शब्द अगले लेयर में चला जाएगा, है ना। अब अगले लेयर में जाने के बाद फिर से वो पूछता है क्या इसकी संभावना है कि ये फिर से हमारे रिजल्ट से रेजोनेट कर रहा है, वैसा ही है हेलो, बोलेगा हाँ, तो आगे चला जाएगा। तो आप क्या देखेंगे, एक जाली जैसा बना देते हैं जिसमें हमारा जो रिजल्ट है वो छन छन के लास्ट में पहुंचता है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, इसी को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, है ना। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको लग सकता है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन नहीं, सिंपल सी चीज है। आप अपने घर में भी देखते होंगे, आटा है, आटे को छन्नीदानी से छानते तो क्या करता है, ऊपर बड़े बड़े पीसेस को रहने देता है, नीचे से फाइन आटा निकल जाता है। उसी तरीके से ये काम करता है, ये देखता है क्या कोई ऐसी चीज जो हमारे रिजल्ट की तरफ एक्चुअली में बढ़ रही है। अगर हाँ, वी विल एक्चुअली लेट देम पास टू द, उस लेयर से उसको पास करने देंगे ताकि दूसरे लेयर पे जाए। दूसरा लेयर फिर चेक करेगी कि ये पास हो रहा है, ठीक है, फिर फाइनली में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक्चुअली में रियली एक्यूरेट होगा। ओके, चलते हैं, क्लियर। न्यूरल नेटवर्क के बारे में हमने बात कर ली है। अब अभी न्यूरल नोड जिसकी हमने ऐसे ड्राइंग बनाई थी, उसमें सर्किट में ऐसे एक गोला बनाया था, इसे न्यूरल नोड कहते हैं। न्यूरल नोड क्या है, ये इंसान के न्यूरॉन सेल की एक कॉपी है, न्यूरॉन सेल की एक कॉपी है, कॉपी है। एंड जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है, हर एक नोड का एक ही वो रहता है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चीजों को आगे या आगे जाने देना, है ना। लेट इंफॉर्मेशन पास on the basis of probability. क्लियर है ना। अब एक कूल सी चीज बताता हूं, देखो बहुत सारे ऐसे आप में सब लोग होंगे जिन्होंने नारुतो देखा होगा, है ना। नारुतो में एक केस आता है, जब जिराया पेन से लड़ने जाता है तो उसकी आप कह सकते हो वो पास अवे हो जाता, उस चीज में वो जिंदा नहीं रह पाता, लेकिन वो जो फ्रॉग रहता उसके पीछे एक ऐसे करके एक नंबर जैसा लिखता है ना। तो जब नारुतो के रेस्ट ऑफ द विलेज मेंबर्स रहते हैं वो देखते हैं तो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसने जाते जाते हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी। तो बहुत सारे लोग इसे फिगर आउट नहीं कर पाते, तो नारुतो को बुलाया जाता है। नारुतो को कहते हैं ये आपके टीचर थे,
आप इनसे बहुत क्लोज थे, तो आप बताइए, आप तो ये बोलते हैं कि ये नंबर नहीं है, ये लेटर टा है उनकी लैंग्वेज का। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें, नारुतो वो क्यों बता पाया, क्योंकि जिराया उसे जबरी अपने नोवेल्स पढ़वाता था, है ना, उसे बोलता था कि मैंने लिखा है तुम पढ़ो, तभी मैं आगे ट्रेनिंग दूंगा। तो क्या हुआ, नारुतो का माइंड ट्रेन हो गया इस लेटर को आइडेंटिफाई करने में, इस लेटर को आइडेंटिफाई करने में वो ट्रेन हो गया। और वहीं विलेज के मेंबर्स ने उतनी ज्यादा उसकी लिखी हुई नोवेल्स कंज्यूम नहीं करी थी, तो उसे दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट, है ना। तो यहां पे आप बहुत देख सकते हो, बहुत सिंपल और बहुत कूल एग्जांपल है हाउ अ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, मतलब दिमाग किस हिसाब से सीखता है ना। अब वही चीज अगर एक मशीन करने की कोशिश करे, आप उसे कह देते हो ठीक है ये न्यूरल नेटवर्क का यूज करके एआई का निर्माण कर रहा है ना। क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। न्यूरल नेटवर्क आर द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन को सिखाना है तो पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग विच यूजेस इंटरकनेक्टेड न्यूड्स और न्यूरॉन्स। जैसे बताया मैंने, न्यूरॉन लेयर लेयर बना रहता है, कनेक्टेड रहता है, उसकी मदद से करता है, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है जो कि ह्यूमन ब्रेन से रिजेंबल करता है। सिंपल एज दैट। ओके। हाँ, अब चैटबॉट क्या है, हम लोग चैटबॉट के बारे में अब देखने वाले हैं। चैटबॉट की जब बात आती है तो आपको एक शब्द सुनना पड़ेगा जिसे कहते हैं एलएलएम। इसका मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब बोलोगे सर ये लार्ज लैंग्वेज का बड़ा बड़ा लिख के दे देते हैं, नहीं 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 नहीं, लार्ज लैंग्वेज का मतलब है आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसे लिखा हुआ डेटा देंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, है ना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेक्स्ट डेटा, इसके ऊपर एक काम करता है। क्लियर। इसके ऊपर इसका पूरा वर्किंग का प्रिंसिपल है। अब जैसे हमने फर्स्ट सिनेरियो में एक केस लिया था छोटे बच्चे का, वहां हम उसको शब्द या वर्बली सिखा रहे थे, ऑन द अदर हैंड मशीन को हम टेक्स्ट या नंबर्स के फॉर्म में डेटा देते हैं। तो जब मशीन इनफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा कंज्यूम कर लेती है तो वो डिसीजन लेने लगती है, और इसी पे एक मॉडल ट्रेन होता है जिसे कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, है ना। अब इसी के ऊपर आपका चैट जीपीटी बना है ना। तो जीपीटी में एक और चीज आपको आती होगी, जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब है टी का ट्रांसफॉर्मर। सर ये बिजली वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं, देखो ये एक ऐसा मॉडल होता है ना, ये एक ऐसा मॉडल होता है। मॉडल जब मैं शब्द बोलूं आप कंफ्यूज नहीं होना, मॉडल मतलब एक मैकेनिज्म जिससे आप रिजल्ट फिगर आउट करते हो, ठीक है। तो एक ऐसा मॉडल होता है ट्रांसफॉर्मर जहां वो इंसान के द्वारा लिखी गई चीजों को एनालाइज करके एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, उसको फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि एक सेंटेंस मीनिंगफुल है या नहीं है ना। और इसी के बेसिस पे आपके चैटबॉट्स बनाए जाते हैं। अब एक बहुत ध्यान की बात देखनी है, चैटबॉट तभी काम करेगा जब उसको आप बहुत बहुत क्वांटिटी में डेटा दोगे। ट्रिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट इसे चाहिए होती है, ट्रिलियंस ऑफ लाइन, ओके, ट्रिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट। इसलिए जब चैट जीपीटी को बनाया गया था, इंसानों को मतलब लाइव करने से पहले उसे नेट पे ऐसे ही दे दिया गया था। ओके, पहले से चैट जीपीटी प्रेजेंट था, पीपल आर एक्चुअली यूजिंग इट। चैट जीपीटी एनालाइज कर रहा था ह्यूमन रिटन टेक्स्ट को ऑल ओवर द इंटरनेट टू एक्चुअली फिगर आउट कि ह्यूमन कैसे बात करते हैं, उनका नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग क्या है ना। तो इस प्रोसेस में चैट जीपीटी ने बहुत बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेटा कंज्यूम किया था, है ना। क्योंकि चैट जीपीटी का मॉडल ही ये कहता था कि यार तुम वर्क तभी कर सकते हो, तुम वर्क तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास इनफ कॉन्टेक्स्ट होगा, इनफ तुम्हारे पास मटेरियल होगा टू फिगर आउट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अब एलएलएम मॉडल्स की एक बहुत खराब बात भी है कि जब एलएलएम मॉडल्स की हम बात करते हैं, क्योंकि हम जो इसे फीड कर रहे हैं उसी के बेसिस पे बताएगा, तो ये कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। उसी के साथ अगर गलती से इसको कोई प्राइवेट डेटा मिल गया, सपोज क्या हुआ, इसे एक कंपनी का बहुत प्राइवेट डेटा मिल गया कि ये इंडिविजुअल्स हैं, इनके ये बैंक रिकॉर्ड्स हैं, तो ये प्रिजर्व करना नहीं जानता वैल्यूज को, है ना। इसे तो पता है पढ़ो फिगर आउट करो जवाब दो, पढ़ो फिगर आउट करो जवाब दो। इसके इस प्रोसेस में कहीं भी सिक्योरिटी नाम की चीज है नहीं। तो जब चैट जीपीटी को बनाया गया तो इसको बहुत एक्सटेंसिवली ट्रेन करके देखा गया कि इसे थोड़ा सिक्योर बना सकें, इसे वही डेटा सेट्स दें जो लोगों की प्राइवेट लाइफ में ना हो। क्लियर। इसीलिए अब देखो, आप सवाल पूछोगे चैट जीपीटी से, गिव मी 4 इंडियन बैंड्स, है ना, इंडियन म्यूजिक बैंड्स के नाम दो,
वो दे देगा, जॉनर पूछोगे उस जॉनर से भी दे देगा। तो वो कैसे फिगर आउट कर रहा है ना, कैसे फिगर आउट कर रहा है। अगर मैं यहां लिखूं व्हाट इज बैंड, इस सवाल के कई मतलब हो सकते हैं। बैंड म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा सकता है, रबर बैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा सकता है। तो चैट जीपीटी क्या करता है, आपके साथ पहले प्रीवियस कन्वर्सेशन के बेसिस पर फिगर आउट करता है कि ठीक है ये इंडिविजुअल किस साइड जाना चाहता है। जो ये मेरे से सवाल पूछ रहा है, क्या वो म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है, क्या वो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल डोमेन से रिलेटेड हो सकता है। तो ये जो फिगर आउट करता है ना, ये किस बेसिस पे करते हैं, ट्रांसफॉर्मर मॉडल के बेसिस पे करता है। क्लियर। जब ट्रांसफॉर्मर मॉडल की बात करते हैं तो वहां एक टर्म आती है अटेंशन, सेल्फ अटेंशन। मतलब ऐसा सिस्टम जो सेल्फ अवेयर हो कि ठीक है मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं और क्या ये डिसीजन मेरे एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करता है कि नहीं। ओके, अब हम चलेंगे कुछ वेबसाइट्स पे जहां हम लोग चैटबॉट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, वेबसाइट का नेम आपको ध्यान से देखना है, ड्रॉक्सी, ड्रॉक्सी है ना। अब ड्रॉक्सी में एजेंट मतलब, यहां एजेंट मतलब आप अपना चैटबॉट खुद बनाएंगे, चैटबॉट। क्लियर। अब देखो मैंने जब बात करी थी एलएलएम्स की और वो सब की, तो हमें ये पता था कि हमको जब चैटबॉट जैसी चीज बनानी है तो हमें क्या देना होगा, डेटा, डेटा देना होगा हमें। क्लियर। उसके बाद वो डिसीजन लेने के लिए आपको एक न्यूरल नेटवर्क भी उसे बताना पड़ता है कि ठीक है तुम ये वाला मॉडल यूज करो, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स ही होते हैं सारे, तुम ये वाला ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूज करो एंड देन मेरे को रिजल्ट दो। क्लियर। तो इसलिए आप जब भी देखेंगे ना चैट जीपीटी में, तो पहले था जीपीटी 3.5, अभी 4.2 जीपीटी प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, नया मॉडल आ गया है, नया मॉडल आ गया है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा बेटा, थोड़ा ढंग से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग लेफ्ट साइड चले जाएं तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी, आपको दिखेगा यहाँ नॉलेज है ना, इंटेरिगेशन, एपीआई और यूसेज। आप अभी न्यू है, आपको नॉलेज से मतलब होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए हम इसको लाइव बना के देखने की कोशिश करेंगे। मैं यहां क्लिक करूंगा क्रिएट एजेंट के नीचे ऐड, है ना। अब ये आपसे पूछेगा कैसा आप बनाना चाहते हैं। क्लियर। बेसिक, एक एजेंट मतलब चैटबॉट जो कि एक बेसिक इंटेलिजेंस के साथ हो। क्लियर। ओके। अब जैसे ही आप इस पे आएंगे तो यहां लिखा होगा ऐड नॉलेज, ऐड नॉलेज है ना। ऐड नॉलेज में हमें बताना पड़ेगा कि किस डेटा को आप एनालाइज करके क्या रिजल्ट दे सकते हैं। व्हाट शुड बी द डेटा दैट यू एनालाइज टू गिव द एडिक्वेट रिजल्ट। यहां पे मैंने क्लिक किया ऐड न्यू, है ना। पीडीएफ दे सकते हैं अगर आपके पास। सपोज आपको क्या करना है, आपको एक चैटबॉट बनाना है जो कि क्रिकेट के मैचेस को एनालाइज कर सके और आपको बता सके कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है कि नहीं। आप उसको प्रीवियस आईपीएल्स और वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के सारे रिकॉर्ड्स दे देना, पीडीएफ फॉर्मेट में दे सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, वो नहीं मिल रहा हो, तो आपको यूट्यूब वीडियोस मिलेंगे जो इसी बारे में क्या होंगे, उन्होंने पूरा का पूरा 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाया होगा। बस ध्यान क्या रखना, उन वीडियोस में कैप्शन हो। जहां उसको कैप्शन मिलेगा वो उसको रीड करके अपने आप ही एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर लेगा और उसे एज ए नॉलेज बेस यूज कर पाएगा। गूगल ड्राइव में आपके कोई डॉक्यूमेंट है, आप वहां का लिंक दे दो। कोई वेबसाइट है जो आपके काम से लिंक है, वहां पे बहुत ज्यादा उस क्वांटिटी में टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि यूज किया जा सकता है आंसर्स देने के लिए, वो उसको यूज करेगा। खुद आप टेक्स्ट लिख सकते हो। क्लियर। 1 सेकेंड। ओके। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन और आता है। तो अभी ये वेबसाइट की वजह से नहीं दिख रहा, थोड़ा इशू है इसमें स्क्रॉलिंग का, आई गेस। लेट मी ट्राई अगेन। ओके, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहां मैं टेक्स्ट दूंगा। अब मैं क्या टेक्स्ट दे रहा हूं, थोड़ा इसको देखिएगा। आई एम विशाल एंड आई टीच AI. I like suppose watching anime. क्लियर। मैंने इसे कुछ ही बहुत बहुत छोटी उसमें इंफॉर्मेशन दी है कि मेरा नाम, आई एम विजुअल मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप विजुअल लिखा है, ये क्या है, ये विजुअल है, इसको चेंज कर देते हैं, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। 1 मिनट, इसको विशाल कर दूं मैं, है ना। एंड आई टीच AI। तो अगर यहां देखेंगे मेरे नॉलेज बेस में क्या है बेटा, मेरे नॉलेज बेस में इतनी ही नॉलेज है, इतनी ही नॉलेज है। ठीक है, मेरे को इतनी ही चाहिए।
क्लियर, मैंने लिखी और मैंने उसके बाद यहाँ क्या कर दिया, ऐड कर दिया इस टेक्स्ट को नॉलेज में, क्लियर, और यहाँ पे नाम दे दिया सेल्फ इंट्रोडक्शन, इस नॉलेज का नाम मेरे बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रो, ऐड कर दिया मैंने, क्लियर। अब यहां क्या देखेंगे कि एक पेज बन के आ गया जिसपे लिखा हुआ है सेल्फ इंट्रो, मतलब आपके नॉलेज बेस में एक कोई डॉक्यूमेंट आ गया जिसके अंदर थोड़ा भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट का नाम है सेल्फ इंट्रो, क्लियर। अपलोड कर देना इसे, ओके। नॉलेज बेस में क्या आ गया, अब आपको देखो नॉलेज बेस में अगर आप देखोगे, इसी को देखना है, नॉलेज बेस में एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर लिखा है सेल्फ इंट्रो। सेल्फ इंट्रो में क्या लिखा है, एक लाइन है, आई एम विशाल, आई टीच AI एंड आई लव वॉचिंग एनिमे। सो द थिंग इज, अगर आप देखेंगे तो आप दो लाइन अप्रोक्सीमेटली 2 लाइन में आप इसे वो कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो 2 लाइन का डेटा है आपके पास। अब हम इसे थोड़ा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहां हम, तो यहां हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन में ना ये चीज आपको दिखेगी, बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है, बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बोलोगे सर ये किस लिए, ये तो एक चैटबॉट है ना, तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्लियर। देखो अगर आपने एक वेबसाइट है character.ai, उस पर अगर आप विजिट करोगे तो देखोगे बहुत सारे चैटबॉट्स ही हैं, चैटबॉट्स की वेबसाइट है लेकिन बिहेवियर अलग अलग है। तो जब हम बिहेवियर की बात करते हैं ना, ये एक चीज होती है जिसे कहते हैं रैंडमनेस, ओके। मतलब जो उसने फिगर आउट किया आंसर वो कितना रैंडम है, क्लियर, ओके। इसको वो गाइड करता है, प्लस क्या वो आपको सीरियस आंसर चाहिए, किस टोन में आपको आंसर चाहिए, बेसिकली आपकी चैटबॉट का पर्सोना क्या होगा, आप इससे ये डिफाइन करते हैं, क्लियर। तो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे पर्सोना में मैं लिख देता हूं फनी एंड फ्रेंडली, क्लियर, फनी और फ्रेंडली होना चाहिए। अब देखो यहां पे मॉडल है यहां पे, है ना। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, हमने क्या किया, अगर हम देखें हमने इस प्रोसेस में क्या सीखा बेटा, हमने नॉलेज बेस बनाया जहां पे टेक्स्ट डेटा था, है ना, क्लियर, नॉलेज, और यहां पे हमारा रिजल्ट है, क्लियर। इसके बीच का जो काम है वो एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल करेगा जिसका नाम है GPT 4.0 मिनी, क्लियर। तो नॉलेज GPT 4.0 मिनी उठाएगा, फिगर आउट करेगा क्या बंदा पूछना चाहता है, फिर उसके हिसाब से रिजल्ट डिलीवर करेगा। तो आपको पूरा प्रोसेस इससे समझ आ जाएगा, यहां कोई चेंजेस नहीं करनी है, क्लियर। एजेंट का नेम दे दो, सपोज ईवी रख देते हैं नेम, वेलकम मैसेज में हेलो, है ना। और उसके बाद नीचे आते जाना है, सारी चीजें डन है, यहां पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, क्लियर। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आपको पब्लिक कर देना होगा, अगर आप खुद तक सीमित रखना चाहते हैं तो प्राइवेट कर दीजिए, क्लियर, ओके। हाँ, एजेंट्स, इसको रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे आना चाहिए, कभी कभी नहीं भी आता तो ऐसे आप डरिएगा नहीं, आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, ये वेबसाइट का थोड़ा कभी कभी इश्यू हो जाता है। जल्दी से मैं क्रिएट करता हूं, नॉलेज सपोज टेक्स्ट, यहां पे मैं लिखता हूं आई एम जो भी इसने लिखा इंट्रो ग्रेट give answer in funny manner, ठीक है, सब ठीक है। एक्सेसिबिलिटी इसकी कर देता हूं मैं, प्राइवेट ही कर देता हूं, नहीं प्राइवेट नहीं, पब्लिक करता हूं, नहीं तो पासवर्ड का झंझट पड़ जाता है। डोमेन मेरे को नाम है सपोज इसका डेजी, है ना, हेलो लिखता है ये वेलकम में, सिंपल सी बात है। एंड देन हाँ, सारी चीजें यहाँ पे डन है, देखो ऐसा दिखेगा, क्रिएट करते हैं, ओके। मैं शायद अपनी
मैंने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में इसके बारे में बता रखा है, तो ये शायद इश्यू हो रहा है उसकी वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और वेबसाइट आपके बारे में आपके लिए लाया हूं, बॉटप्रेस, सिंपल एज दैट। ओके, बॉटप्रेस ड्रॉक्सी से भी एडवांस है। ओके, तो ड्रॉक्सी आपके लिए काम करेगा अगर आपका खुद का नया जीमेल अकाउंट है, आपने कभी ड्रॉक्सी को यूज नहीं किया, तो 3 से 4 बॉट आप बना सकते हैं। क्योंकि मेरी हैबिट है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ये सारे टॉपिक्स, तो मैंने ऑलरेडी बहुत बना रखे हैं, तो इसलिए मेरे को कहता है कि परचेज करो प्लान, कौन करना चाहेगा, क्योंकि उससे अच्छा तो बॉटप्रेस है। लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो ये है। अब यहां पे मैंने इतने सारे बॉट्स पहले ही बना रखे थे, तो मैं क्या करता हूं, कुछ बॉट्स को डिलीट कर देता हूं पहले। तो डिलीट, कंफर्म, डिलीट, कंफर्म, डिलीट, कंफर्म। अब आपको ये पेज कब दिखेगा, जब आप साइन इन कर लोगे, आप ये बता दोगे बॉटप्रेस को कि बेसिकली व्हाट यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, यू आर अ लर्नर, यू आर एक्चुअली अ एंटरप्राइज हु इज एक्चुअली मेकिंग दिस पर्टिकुलर बॉट, देन यू विल रीच दिस पेज। ओके, तो हमें क्या करना, फॉर एन एग्जांपल न्यू बॉट पे क्लिक करेंगे। ओके, हाँ, ये है हमारा बॉट एनर्जेटिक कायोटी। क्लियर? और यहां पे एडिट इन स्टूडियो पे क्लिक कर देना है आपको। अब इसको ओपन होने दें। लेट इट ओपन। ओके, अब आपको ऐसा दिखेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इंटरफेस आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे एक रॉ इनपुट का कार्ड है ना, यहाँ पे आपको सारे नोट्स पहले से मिल जाएंगे। लेट मी जूम इट आउट। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ा देखने की कोशिश करना। स्टार्ट हुआ, आपने इसे कोई क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, एज एन रॉ इनपुट आप टाइप करोगे, एंड में आपको ये रिजल्ट देगा। इसके बीच के प्रोसेस में आप बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे एक और लगा सकते हैं। सपोज आप एडिशनल एआई लगाना चाहते हैं, आपने एक एआई तो लगा दिया कि वो चैट जीपीटी की तरह रिस्पॉन्स करेगा, आप एक एआई ऐसा लगाना चाहें जो कि इमेजेस और ऑडियो जनरेट करेगा इन रिजल्ट। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे चैटबॉट्स भी आ रहे हैं जहां पे आप सवाल पूछते हैं लेकिन आपको ऑडियो रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये कैसे होगा, यहां भी आप कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे, है ना, यहां पे भी अगेन डिफॉल्ट नॉलेज बेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 1 महीने पहले यहाँ पे एक बनाया था डॉक्यूमेंट, देखो ये बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट है ना। हाँ, तो ये मैंने बनाया था, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, हम सब लोगों को आजकल ये दिक्कत होती है कि यार मैं हैबिट नहीं बना पा रहा, मेरी कोई अच्छी हैबिट नहीं है, या अगर मैं अच्छी हैबिट बनाना चाहूं तो कैसे करूं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। मैंने उसका सारा टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ रिच डॉक्यूमेंट में डाल दिया था। क्लियर, सिंपल एज दैट। ओके, यही किया मैंने। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे मैं से लिखता हूं हेलो, हेलो। क्लियर? हाँ, अब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, हाय लिखो, कन्वर्सेशन एंडेड। क्लियर? तो अब यहां पे क्या दिक्कत आ रही है, अगर आप देखोगे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, थोड़ा इन पॉइंट्स को देखने की कोशिश करना, थोड़ा इन पॉइंट्स को देखने की कोशिश करना। कन्वर्सेशन स्टार्टेड हेलो, कन्वर्सेशन एंडेड क्यों हुई, क्योंकि आपने एक सिंगल पाथ बना रखा है, स्टैंडर्ड रॉ इनपुट लिया, वो कर दिया। क्लियर? तो आपको अगर बॉटप्रेस को सीखना है तो आपको थोड़ा ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, तो डरने की बात नहीं है। इधर हम लोग काम करते हैं, एक और एआई है, हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं बॉटप्रेस में दूसरे अकाउंट से साइन इन करने की कोशिश करता हूं। साइन आउट, कंटिन्यू विद गूगल, सॉरी ड्रॉक्सी में करना था, ड्रॉक्सी की जगह एक और है साउंड बर्ड करके, साउंड बर्ड बॉट मेकर। क्लियर? फ्री डिस्कॉर्ड, बॉट मेकर, एयर स्लेट, बहुत सारे ऑप्शन है। हम किसी एक को चला के देखते हैं, यहां में भी बॉट घोस्ट। ओके, आप देखोगे बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोसेस सेम है, नॉलेज बेस क्रिएट करो, ट्रांसफॉर्मर का मॉडल सेलेक्ट करो, एंड देन लॉन्च योर बॉट।
आप ड्रॉक्सी से यूज करना, सारे स्टेप्स ड्रॉक्सी के आप वही करना, क्योंकि मैं अपनी एग्जॉस्ट कर चुका हूं लिमिट, सो यू आर एक्चुअली नॉट एबल टू सी द फाइनल रिजल्ट, बट इट वर्क्स इन द सिमिलर फैशन। ओके, ऐसे कोई बात नहीं है। और अगर ब्रॉड प्रेस का भी एग्जांपल दो, तो ब्रॉड प्रेस के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज बेस चाहिए होता है। 1 सेकेंड, यहाँ है एनर्जेटिक आईओटी। वन सेकेंड, मैसेज इंसर्ट कोड, नहीं 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 नहीं, देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक मिनट, मेरे कीबोर्ड कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, यहाँ मैं एक और रॉ इनपुट लगा के देखता हूँ। 1 सेकेंड, इसको बंद करूँ, यू क्लोज इट। हाँ, ओके, ये ऐसा ही होगा, इसमें इशू होगा ये भी, सही से नहीं कर रहा। बॉट घोस्ट को एक बार ट्राई करके देखते हैं, कोई डरने की बात नहीं। बहुत सारे ऐसे एआईज है जो हम यूज कर सकते हैं। क्रिएट बॉट पे क्लिक करते हैं, लेट्स गो, है ना, सिंपल एज दैट। इसको लोड होने देते हैं, डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे जब आप बॉट बनाएंगे ना, ये क्या करेगा, ये एक्चुअली में आपको डिस्कॉर्ड पे बॉट्स बनाने की वो करेगा। क्लियर? एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या सीखना है बेटा? आपको सीखना है कि बॉट बनाने के 3 प्रिंसिपल: नॉलेज, ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करना, एंड में डिप्लॉय करना। क्लियर? आपके लिए ड्रॉक्सी पक्का काम करेगा, 110% आपके लिए काम करेगा। आपको घबराने की बात नहीं है, मैं अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर चुका हूं, इसलिए वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, नहीं तो मेरे को पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा, एंड नोबडी वांट्स टू पे फॉर दिस थिंग। ओके, क्लियर? हाँ, ओके। अब एक और बात आ जाती है, एक और बात आ जाती है, देखो मैं एक चीज आपको और सिखाऊंगा आज, इसे कहते हैं इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग। इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग, क्लियर? इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग, ओके। मशीन लर्निंग पता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? देखो, जो इंसान बोलता है ना, वो लैंग्वेज एक्चुअली में नेचुरल लैंग्वेज होती है, बिकॉज हम लोग फॉर्मली बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं, वी कैजुअली कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ टाइम्स। ओके, जो तो हमारे क्या होंगे, जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज के वो होंगे, तरीके होंगे बोलने को, अगर उसको कोई मशीन प्रोसेस करती है या उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि ये क्या बोलना चाहता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहता है, उसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। सिंपल एज दैट। ओके, हाँ। अब एक और चीज, ग्रेट, क्लियर। अब यहां तो हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम चलेंगे चैट जीपीटी के पास, सीधे से चलते हैं चैट जीपीटी। है ना, चैट जीपीटी, ट्राई चैट जीपीटी पे जाते हैं, यहां पे, क्लियर। तो आपको ऐसा दिखेगा रिस्पॉन्स। अब मेरे को क्या है, मैं 2 चीज आपको बताना चाहता हूं। एक चीज तो होती है इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बहुत ज्यादा आपको अच्छे से आंसर दे सकते हैं अगर आप इनसे सलीके से पूछें। सलीके से पूछने का मतलब है, मेरे को जो टास्क कराना उसको देने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्लियर? एक चीज करते हैं, मैं इससे पूछता हूं कि मेरे को एक क्विज क्वेश्चन जनरेट करे। टास्क मेरा यहां है, मैं लिखता हूं आपके सामने, टास्क है क्विज क्वेश्चन। क्लियर? क्विज क्वेश्चन ऑन साइंस, ये है टास्क मेरा। क्लियर? अब इसे देखते हैं। गिव मी
क्वेश्चन, है ना। देखो अब साइंस का क्वेश्चन इसने दिया, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, है ना। अब इसे देखोगे ये क्वेश्चन किस ग्रेड ग्रुप के लिए, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो लोअर ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट इफ आई वांटेड अ क्वेश्चन, अ क्विज क्वेश्चन दैट वाज एक्चुअली फॉर अ हायर ग्रेड स्टूडेंट 8 9 टाइम 8वीं 9वीं 10वीं के लिए, देन क्वेश्चन कुछ अलग होना चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होना चाहिए था। तो यहां क्या देखोगे, जब भी आप चैट जीपीटी से या किसी भी आप इससे काम कराते हो ना, तो आपको किस तरीके से काम कराना चाहिए, उसके रूल्स होते हैं। आप पहले टास्क करो, टास्क क्या कराना है आपको, है ना। उसके बाद आप दो ऑडियंस, किस ऑडियंस के लिए आप ये जनरेट करा रहे हो, क्लियर। फिर आप दो रूल्स, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रूल्स है, जैसे कि आप साइंस को जनरेट कराना चाहते हो हायर ग्रेड्स के लिए, बट आप केमिस्ट्री नहीं चाहते, बायोलॉजी और फिजिक्स से चाहते हो, आप रूल्स में वो डाल दो, ठीक है। आउटपुट कैसा होना चाहिए, या तो ये फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, वो देगा, या तो एक टेबल बना के आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, और यहां पे लास्ट में एक टेबुलर फॉर्मेट में, क्लियर, सिंपल सी बात है, ओके। अब एक और चीज आती है जिसे कहते हैं परसोना। परसोना जो आपको क्वेश्चन देगा एज अ रिस्पॉन्स, जो क्वेश्चन देगा आपको रिस्पॉन्स का आंसर देगा, मतलब उस, तो वो कैसा होना चाहिए, फनी होना चाहिए, ड्रामेटिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए, या फिर कैजुअल होना चाहिए। तो ये सारे रूल्स हैं, ये बेसिक रूल्स है जिससे आप इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग करते हो। तो यहां पे हम करते हैं इसी फैशन में, मैं लिखूंगा, प्लीज देखिएगा इसे। मैं लिखा टास्क है मेरा साइंस क्विज क्वेश्चन जनरेशन, ओके। देखो 1 सेकेंड, फिर से मेरे को लिखना पड़ेगा टास्क क्विज क्वेश्चन, क्लियर। हाँ, 1 सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, मैं नोटपैड में लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना शिफ्ट एंटर वाला हिसाब मिल नहीं रहा है, तो मैं जल्दी से नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। हाँ, यहीं पे लिख देते हैं, टास्क लिखता हूँ साइंस क्विज क्वेश्चन जनरेशन, ओके, क्लियर। उसके बाद परसोना, ऑडियंस, ऑडियंस क्या है मेरी, मैं लिख देता हूं, ऑडियंस है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की मेरी ऑडियंस है, क्लियर, ओके। अब उसके बाद मेरे को क्या लिखना है, परसोना, परसोना है मेरा, ये होना चाहिए फनी एंड इजी, फनी और इजी क्वेश्चंस होने चाहिए, क्लियर। रूल्स क्या है, मैं रूल्स भी लिख देता हूं। रूल्स एक है एक्सक्लूड केमिस्ट्री क्वेश्चन, क्लियर। उसके बाद आउटपुट, आउटपुट है मेरा टेबुलर फॉर्मेट, ओके, क्लियर। सारी चीजें मैंने दे दी, अब इसको मैं करता हूं कॉपी। One second, let me close this up. अब यहां चलते हैं, यहां इसको कर देते हैं पेस्ट, अब करते हैं एंटर, क्लियर। देखो अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, here substitute question table for 10th grade with humorous touch and excluding chemistry. So which planet in our solar system is known for having a giant storm called as great red spot, है ना। तो ये क्या हुआ, अब आपको आंसर भी मिल रहा है, टेबुलर फॉर्मेट में भी मिल रहा है,
फनी ह्यूमरस वे में भी मिल रहा है। ग्रेड ग्रुप भी आपने स्पेसिफाई कर रखा है तो वो 10th ग्रेड वालों के लिए मिल रहा है। जो टॉपिक्स आपने एक्सक्लूड करने बोले वो टॉपिक्स भी एक्सक्लूड करके आपको मिल रहे हैं। इसे कहते हैं इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग। ये इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप चैटबॉट बनाते हैं ना, तो चैटबॉट से अगर आपको एक्चुअली में कोई एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए होता है, यू हैव टू नो इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग। दीज आर द बेसिक रूल्स। मैं फिर से आपके लिए रूल्स लिखता हूं। टास्क, ऑडियंस, पर्सोना, रूल्स और आउटपुट, है ना। अब क्या हुआ कि सपोज मेरे को ये टास्क करना तो है, बट आई डोंट वांट कि मेरे को ये रिस्पॉन्स ऐसे दे। मेरे को चाहिए कि ये मेरे को एक एक्सेल शीट बना के दे, या कोई एक ऐसी शीट बना के दे जो कि मैं यूज कर सकूं अपने किसी भी ऑफिस वर्क में या एज अ स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क में। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां आना, आउटपुट में टेबुलर फॉर्मेट की जगह आप एक्सेल शीट एक डाल देना, ठीक है। इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट होती है ये, सिंपल एज दैट। इसे फिर से कॉपी कर लेना आप यहां तक, एंड देन यहां पे आना है आपको, एंड यू हैव टू पेस्ट इट। क्लियर? ओके, 1 सेकेंड। यहां पे मैं लॉगिन नहीं हूं, हाँ लॉगिन नहीं हूं, बिना लॉगिन के मेरे को एक्सेल शीट नहीं देगा। 1 सेकेंड। ग्रेट, हाँ क्लियर। यहां पे वही देते हैं मैसेज, कंट्रोल वी, ओके। वन सेकेंड, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सेल शीट, एक्सेल डॉक्यूमेंट, आउटपुट होना चाहिए एक्सेल डॉक्यूमेंट। ये कंफ्यूज हो जा रहा है, शीट वो पूरी की पूरी शीट का एक वर्बल बना के दे रहा है, मेरे को एक डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरे को फाइल चाहिए। यहां से लेट मी कॉपी इट, यहां पे आए, क्लियर। I have already created a science case excluding the chemistry question. Please let me know. I will generate question for you. No, let's paste it again. XLS document है, and easy question. मैं यहाँ पे कह देता हूँ आप 20 क्वेश्चन जनरेट करो, 50 स्पेस, एंड देन लेट्स एंटर। देखो अब यहाँ पे एक चीज लिख के आ गई, एनालाइजिंग। जैसे ही एनालाइजिंग लिख के आएगा, चैट जीपीटी आपको नॉर्मल टेक्स्ट रिस्पांस देने के बजाय वो फाइल जनरेट करना चालू कर देगा। ओके, इसको यहाँ टाइम दीजिएगा, लेट्स वेट फॉर 10 to 15 सेकंड। जब यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होगा, दैट रिस्पॉन्स कैन बी यूज इन एनी प्रोजेक्ट। अगर आपका कोई स्कूल प्रोजेक्ट है, आपको क्विज की वो चाहिए, आप वो कर सकते हो। अगर आपको क्विज नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो ऑन एनवायरमेंट एंड यू वांट दैट एवरीथिंग रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग शुड बी कमिंग एक शीट के फॉर्मेट में आपको मिल जाए, ताकि आप कॉपी पेस्ट करके उसे जल्दी से बना दो, आप उससे वो भी मांग सकते हो। जैसे ही फाइल मांगोगे, एनालाइज करने लगेगा। ओके, और एक बात याद रखना, ये आपको एक दिन में 3 फाइल जनरेट करने की लिमिट देता है। एक बार में 3 फाइल्स जनरेट करने की लिमिट देता है। क्लियर? देखो अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे एक डॉक्यूमेंट आ गया। 1 सेकेंड, हाँ ये डॉक्यूमेंट आ गया। क्लियर? ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इसको ओपन करता हूं मैं, एक्सेल पे ओपन होने दीजिए। लेट्स वॉच। तो यहां देखना बच्चों, यहां पे हाँ देखो मैंने क्या किया, यहां पे सब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया, सिंपल एज दैट। क्लियर? एंड यहां पे अगर आप देखोगे, केमिस्ट्री इज नोवेयर एक्चुअली इंक्लूडेड इन दिस questions. Why? Because we in rule we actually mentioned that don't select questions from chemistry. Simple as that. Okay. So this is all about आपका ये कैसे काम करता है chatbot, what are LLMs, how a chatbot actually functions, what you can do with a chatbot, what was effective prompting in a chatbox. Okay, so I hope आपको बहुत मजा आया होगा। and once again I'm repeating, Droxy आपके लिए perfectly काम करेगा, but up to 5 to 6 box आप बॉट्स बना सकते हैं। मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो मेरे को इशू आ रहा है उसमें, तो यू ट्राई बाय योरसेल्फ एंड इट विल वर्क। ओके, इट्स माय गारंटी, सिंपल इज दैट। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए। अब नेक्स्ट सेशन में आपके लिए बहुत ही कूल चीज आने वाली है, जिसमें हम देखेंगे इमेज और ऑडियो जनरेशन कैसे किया जाता है, गाने कैसे बनाया जाए, इमेज कैसे जनरेट किए जाए। क्लियर? तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय।